नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोपों की एक नई फहरिस्त खड़ी कर दी है। जी हां, 7 दिसंबर 2006 को समीर वानखेड़े का निकाह हुआ था, ये आरोप लगाया है नवाब मलिक ने। और इन सब के बीच नवाब मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा देते हैं। आप लोगों से संवाद साधते समय जो एक एनसीबी के अधिकारी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, हमने वो पत्र अपने कवरिंग लेटर के साथ डीजी एनसीबी को भेजा है। पहले कहा गया कि उसकी भी हम दखल लेंगे और शाम होते होते ये कह दिया गया कि जो सीवीसी की गाइडलाइन है, कोई भी कंप्लेंट जिस पे कोई दस्तखत और नाम ना हो उसको दखल ना लिया जाए, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप उस पत्र में हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर उसको नजरअंदाज किया जा रहा है तो हमें लगता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा होने जा रहा है। निश्चित रूप से जांच के लिए टीम आई है, जांच शुरू की गई है, पंच को बुलाया गया है। एनसीबी हमेशा कहती रही कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस पे ही हम जांच करते हैं। जिस तरह से प्रभाकर साली ने सारी घटनाक्रम को एफिडेविट द्वारा, वीडियो द्वारा उल्लेखित किया है, मैं मांग करता हूं जो आई है विजिलेंस कमेटी, वो समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, मानी। इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है 50 लाख उठाने में, गोसावी के घर पहुंचाने में, दोबारा गाड़ी शहर में आई, फिर गाड़ी वापस गई, फिर पैसे से भरा बैग उठाया गया, फिर सैम डिसूजा को वापस दिया गया। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मैं अभी शंका उस पर जाहिर नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इतनी बड़ी देश की एजेंसी है, हमसे भी 4 कदम आगे वे काम करते होंगे, और आशा करते हैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उस विषय को भी लेके थोड़ा सा खंगालेंगे। और एक आज और सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, चार्ट के आधार पर बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये झूठ है तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि सारे उस समय के मीडिया के चैनल को देख लें। जब जब कोई अभिनेता अभिनेत्री आती थी, पूरा देश का मीडिया फोकस लगा के बैठे रहता था। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी। तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए
नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आंख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आंख की पट्टी खोलना ये मेरा फर्ज है। मैं और एक बात बता रहा हूं, जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। लेकिन जब छापेमारी की बात आती है, वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में उसको आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन मैं क्लू दे रहा हूं, जो लोग दिल्ली से इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है जांच के लिए आए हैं, इसकी तरफ भी ध्यान देने का काम करें। पिछले कई दिनों से जब मैं फर्जीवाड़े की बात करता रहा, मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित, शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पर नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने
अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे, वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है, वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया, और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का मदरसा है, उसका एड्रेस है, और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मोदी जी हैं, देश का संविधान बदल दें कि अगर कोई दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर यही तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा कि मेरे पुरखे या मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, जो संघ परिवार ये दावा करता रहा, मोहन भागवत जी ये कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश में शूद्र थे। अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। फर्जीवाड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। दलित संगठन मेरे पास आ रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, हम उनको देंगे। और जो जात प्रताड़नी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेन करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये फर्जी दाखला साबित होगा। और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो कानून में प्रावधान है उनकी नौकरी जाएगी। उसी कानून में लिखा है कि इस तरह से फर्जी कोई दस्तावेज के आधार पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान उस कानून में है। आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपको अप्रोच हो रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन आप पे बार बार यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि नवाब मलिक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया, और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। आप गाड़ी वाला ये ड्रग लॉर्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, समीर ड्रग लॉर्ड वहाँ पर प्रेजेंट था, ये ड्रग लॉर्ड कौन है
और वो क्या उसी दिन क्रूज पार्टी पर था, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं? ये देखिए, अभी ये चीजें हैं, हमने इशारतन एनसीबी को बताया है कि दाढ़ी वाला है, उस पार्टी में वो था। संडे की शाम जब वो क्रूज शिप लौट रही थी तो उसमें वो नाचते हुए अपनी महबूबा के साथ, मेरे पास वीडियो है, बहुत सारे डांस के हमारे पास वीडियो है, हम तो देंगे। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी है, क्रूज के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, जानबूझ के पार्टी कराई गई। पार्टी कराने में भी लोगों का हाथ था, ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए, ये बात सच है। अगर दाढ़ी वाला इनको नहीं मिल पा रहा है तो अगर वो ध्यानेश्वर सिंह जी मेरे पास आ जाएं, मैं दाढ़ी वाले की तस्वीर दे देता हूं, उनको नाम बता देता हूं। उनकी महबूबा इतने खतरनाक हथियारों के साथ है उसमें, हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। जो चीफ ऑफ डीजी हैं एनसीबी के, उनसे विनती करता हूं कि अगर सही मानों में देश से आप ड्रग मुक्ति करना चाहते हैं, सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया को पकड़ें, 2 ग्राम 4 ग्राम रखकर पब्लिसिटी हासिल करने का खेल बंद करें। अगर उन्हें चाहिए तो वो सारी चीजें मैं देने के लिए तैयार हूँ। समीर वानखेड़े का दोस्त है दाढ़ी वाला, आज नहीं कल वो सामने चीजें आएंगी। सर मराठी ज्ञानेंद्र सिंह बद्दल बोला, ज्ञानेंद्र सिंह आप समीर वानखेडे को जेल भेजेंगे क्या? ज्ञानेंद्र सिंह यांच्या अटकेखाली चौकशी होणार आहे। सर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जेल भेजेंगे आप? सगळे आरोप सर वानखेडे को जेल भेजेंगे? त्या समितीचे प्रमुख आहेत, आता देखील तुम्ही त्यांचं नहीं, देख लीजिए, ऐसा है कि जांच हो रही है, अभी हम कोई जांच पे उंगली नहीं उठाना चाहते। हमने तो कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जांच हो, लेकिन कॉर्डेलिया क्रूज का भी सीसीटीवी मंगा ले। तो मुंबई से एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। समीर वानखेड़े के पूरे करियर पर सवाल खड़े करते हुए नवाब मलिक, उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करते हुए नवाब मलिक, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज उन्हें पेश किए हैं समीर वानखेड़े के संदर्भ में, और साथ ही कहा है नवाब मलिक ने कि अगर मेरे पेश किए हुए दस्तावेज गलत हैं तो सही दस्तावेज समीर वानखेड़े पेश करें। ये सीधी सीधी चुनौती वानखेड़े को दी है नवाब मलिक ने। हम आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजिंद्र सिंह तिवाना हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एनसीपी की प्रवक्ता। इसके साथ ही मोनिश भल्ला हमारे साथ हैं, पूर्व एनसीपी अधिकारी। और खुशबू जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मुंबई से रहेंगी हमारे साथ। खुशबू जैन जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करते हुए, क्योंकि एक तरफ आर्यन खान केस है, आर्यन खान की जमानत याचिका पर कल 1 घंटे सुनवाई हुई, उसमें कई तरह की दलीलें मुकुल रोहतगी की ओर से दी गई, और दूसरी तरफ आज सुबह से ही एक के बाद एक कई आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए हैं नवाब मलिक ने। जो मुकुल रोहतगी ने कहा कि मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की, और अब नवाब मलिक इस तरीके के दस्तावेज पेश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये फांसने की प्रक्रिया थी, जिसमें एनसीबी के भीतर कई तरह के लोग शामिल थे। समीर वानखेड़े को लेकर उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनकी पूरी ऑथेंटिसिटी पर, उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। क्या ये दोनों केसेस, क्या ये दोनों दावे एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस पर क्या असर पड़ेगा इन तमाम आरोपों का, इन तमाम दावों का? खुशबू जी, आप 2 अलग अलग मैटर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पहला बात करें तो हम बेल की बात कर रहे हैं, जो कल लगा हुआ था, जो मैटर सब्सिडाइज्ड है, और इस पे इंटरफियर करना टिल द टाइम कोर्ट इस चीज पे जवाब नहीं देती है, ये गलत चीज होगी, क्योंकि ये मैटर सब्सिडाइज्ड है। बट नॉनदलेस अगर हम बात करें एनडीपीएस एक्ट की और एनडीपीएस के प्रावधान की, तो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट बोलता है, अगर हम इसी स्पेसिफिक केस की बात करें, सिर्फ आर्यन खान की, ना कि बाकी लोगों की, तो उसके पास में कोई कंज्यूम नहीं किया है उसने ड्रग, उसके पास कोई ड्रग्स पाया नहीं गया है। तो इन दोनों सिनेरियो में आप जो एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं, उसमें आपको बेल मिल जानी चाहिए, बिकॉज आपके पास में कुछ है नहीं। सिर्फ एक चीज के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आप कि आपके पास व्हाट्सएप चैट में कुछ पता चला है, तो व्हाट्सएप चैट को अगर आप बेसिस लेकर आप रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा, खुशबू जी, मेरा सवाल है कि जो दलीलें मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील हैं, मुकुल रोहतगी की ओर से जो पेश की गई हैं, उनमें कहा गया है कि मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई। अगर वाकई मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो इसके पीछे की मंशा भी पूछी जाएगी। क्या आज नहीं तो कल ये मामला जुड़ता हुआ नजर आता है आपको? आज आप ठीक कह रही हैं कि दोनों मसले अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या उसकी मंशा की तलाश होगी आगे आने वाले वक्त में?
ये बोलना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि मनमाने तरीके से होगी, बिकॉज आप पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दें, पुलिस को आप काम करने दें। आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो हर कोई यही चीज उठाएगा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये मनमाने तरीके से हो रही है। तो इसका जब तक आप इसका रिजल्ट नहीं देखें, जिसको हम पेपर पे ना देखें कि एक्चुअल में क्या हुआ है इस चीज को लेकर, तो इस पे कॉमेंट करना या इस पे इन्वेस्टिगेशन पे इंटरफेयर करना एक गलत चीज होगी। ठीक है, कोर्ट अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा नियमों के तहत, लेकिन जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं, समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और चूंकि समीर वानखेड़े ही जांच को आगे बढ़ा रहे थे, जांच का चेहरा थे, इसीलिए आगे आने वाले वक्त में और कई तरह के सवाल खड़े होंगे। उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान की मैनेजर से एनसीबी कर सकती है पूछताछ। पूजा डडलानी को समन जारी करके बुला सकती है एनसीबी। जी हां, पूजा डडलानी का नाम सामने आ रहा है। प्रभाकर सैली ने जो हलफनामा दिया था उसमें भी पूजा डडलानी का नाम, और एनसीबी ने भी ये कहा है कि पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। पूजा डडलानी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी। हम आइए फिर से एक बार चर्चा का रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करती हूं ताजेंद्र सिंह जी, आपका बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजेंद्र जी, अब से कुछ देर पहले नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनवाई, और वहां पर कई तरह के आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहचान पर, उनकी निकाह पर, उनकी नियुक्ति पर। एक तरीके से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है समीर वानखेड़े को, और एनसीबी के प्रोसेस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो क्रूज पार्टी को लेकर नवाब मलिक ने कहा है कि वहां पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामने आना बाकी है, जांच में बहुत सारी बातों को शामिल नहीं किया गया है, जो गलत है उन बातों को शामिल करना चाहिए। एक दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र किया नवाब मलिक ने, समीर वानखेड़े की मौजूदगी को संदिग्ध बताया नवाब मलिक ने, और ये कहा कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक की ओर से, अभी भी आप सिर्फ सियासी कहकर खारिज कर देंगे, या फिर कोई और दलील है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि एक तो नैतिक आधार पर नवाब मलिक जी का कोई अधिकार नहीं है कि वो ये पूरे मामले में बात रखे कोई भी, क्योंकि उनके खुद के दामाद स्वयं ड्रग्स के केस में 8 महीना जेल में रहकर आए हैं। और जो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम जांच एजेंसियों पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा उंगली भी जांच एजेंसी को नवाब मलिक जी कर रहे। रोज सुबह उठकर एक नया कैरेक्टर स्टोरी में लेकर आ जाते हैं। जैसे आर्यन खान कहते हैं कि हम आपके हैं कौन कहकर नवाब मलिक से पल्ला झाड़ दिया, और नवाब मलिक मैं हूं ना कहते हुए रोज नई मनगढ़ंत कहानी लेकर आ रहे हैं। मुद्दा तो आर्यन खान का और ड्रग्स का है, लेकिन नवाब मलिक ने झूठे बेसिर पैर के आरोप लगाकर समीर वानखेड़े के सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा मलिक जी, जवाब दीजिए। रोज सुबह उठते हैं नवाब मलिक, उनको याद आता होगा कि भाई समीर खान साहब को बहुत परेशान किया है समीर वानखेड़े ने, तो चलिए एक नई मनगढ़ंत कहानी आज लेकर चलते हैं, उनके पूरे करियर को, उनकी पूरी पहचान को डिस्ट्रॉय करते हैं। मौका अच्छा है, ऐसा है क्या सीमा मलिक जी? देखिए, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये बीजेपी के लोग यहाँ पर क्यों उनका साइड ले रहे हैं? अगर उन्होंने कोई चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट्स हैं उनके, उन्होंने बड़े हर चीज प्रूफ के साथ रखी है, और अगर वहां पर सच में कोई ड्रग मतलब सच ही है कि अगर वो बिल्कुल आपको सब कुछ दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे, अगर हम लोग का सवाल सिर्फ यही था कि जो बड़े ड्रग माफिया हैं उनको तो पकड़ा नहीं जाता। एक 22-year-old को, जिसको कि मेरे ख्याल से केवल रिहैब की जरूरत है, उसको आपने इतने दिन से जेल में पकड़ के रखा हुआ है, और कोई भी इस बात को मतलब कोई भी ये चीज देखेगा कि उसके पास ना कोई ड्रग थी, ना उसके पास कोई, ना उनके आपने कोई ब्लड सैंपल्स लिए। आप एक 2 years old चैट के ऊपर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आज पब्लिक ये सब चीजें जानती है। और मेरा सवाल तो सिर्फ बीजेपी से ये है कि ये दिस वो अगर कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे हैं तो इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन जो समीर वानखेड़े की पत्नी कह रही है, जो समीर वानखेड़े का परिवार, चूंकि सीधा टारगेट, सीमा जी, चूंकि सीधा टारगेट समीर वानखेड़े पर है, उनके पूरे करियर पर, उनकी जिंदगी पर, यहाँ तक कि उनके निकाहनामे को पेश करके और निकाह की तस्वीर को पेश करके कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी ये कह रही है, सीमा जी सवाल सुन लीजिए, उनकी पत्नी ये कह रही है
कि अगर समीर वानखेड़े पर कार्रवाई होती है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है, तो कई लोगों को फायदा होगा। क्या वाकई ऐसा है कि कुछ लोग जिन्हें डर लग रहा है कि समीर वानखेड़े की कार्रवाई की वजह से वो भी फंस सकते हैं, वो जानबूझ करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ देखिए, मैं इसमें कुछ एक कोर्ट में एक मैटर होता है तो उसमें हमारा इतना बोलने का कुछ होता नहीं है। दे विल इन्वेस्टिगेट देमसेल्व्स। और ये मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर बीजेपी को इतनी क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लीजिए उन्होंने कोई एनसीबी के ऊपर के किसी अधिकारी पे कोई सवाल उठाए हैं तो व्हाई दे आर प्रोटेक्टिंग हिम? उनको क्या इतना प्रॉब्लम है? और मतलब मीडिया को भी क्या किसी को सिंघम बनाना और ये सब चीजें फिल्मी बातें। आज 2:30 बजे आर्यन केस की सुनवाई होने वाली है। खान फैमिली के लिए आज की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले समीर वानखेड़े पर जो सवाल खड़े किए हैं, एक सेकंड आ रही हूं मैं सर आपके पास। मोनिश भल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व एनसीबी अधिकारी, मैं उनसे भी एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। मोनिश भल्ला जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और पूरे एनसीबी के काम करने के तरीके पर अगर नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति हो गई और बाकायदा वो एनसीबी के भीतर एक अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं, कर्मचारी जो जिसने की चिट्ठी लिखकर ये बताया कम से कम 26 मामले हैं फर्जी उगाही के, तो इसे कैसे देखा जाए? क्या एनसीबी की छवि प्रभावित हो रही है और जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है? जी मैडम, देखिए इसमें 3-4 एंगल हैं। मेरे को अगर 2 मिनट दीजिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक इसमें एक विजिलेंस एंगल है जो अभी खुला कि भाई ऑफिसर्स सही की के नहीं या कोई उल्टा सीधा काम किया नहीं, विजिलेंस, ठीक है। एक एंगल उसका विटनेस का है, तो विटनेस ने एक एफिडेविट फाइल किया या प्रेस में रिलीज किया, एक उसका एंगल। एक एंगल जो आप अभी बता रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी इनके पास इनके ऊपर एक आरोप लगा रही है, ठीक है। और एक एंगल है जो कोर्ट में मैटर चल रहा है। ये 4 डिफरेंट चीजें, इसको सबको लिंक किया जा रहा है, ठीक है। जहां तक कोर्ट का मैटर है, जहां तक आज हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा उसमें, ठीक है। जहां तक उनकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं किसी का भी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेट अस नॉट डिस्कस हिज पर्सनल लाइफ ऑन द चैनल, ठीक है। जहां तक विजिलेंस का सवाल है, जो ये कंप्लेंट है या जो विजिलेंस एंगल है कि भाई कोई और गलत काम हुआ कि नहीं, उसके लिए एक विजिलेंस कमेटी बैठ गई, आप खुद जानते हैं, और वो बहुत जल्दी आपको सारे फैक्ट्स बाहर आएंगे और आने ही चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की इमेज डैमेज होती है इसमें, ठीक है। जो ऑफिसर्स जिन्होंने पहले हमारे जैसे लोगों ने काम किया है, उनको बहुत दुख होता है ये सब चीजें देख के कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमें कोई खुशी नहीं है ये सब देख के, हमें खुद को दुख हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उसको डीरेल करने की कोशिश हो रही है, वो भी एंगल से सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर सारी इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो गई तो। आप सोचिए, एक मामला नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डजन्स ऑफ मैटर्स जो अभी इस समय पैरेलली चल रहे हैं, तो सारे डील हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। समीर वानखेड़े को कहा गया है कि आप पूरी तरीके से उसमें कोऑपरेट कीजिए। अगर वो वाकई निकलकर पाक साफ सामने आते हैं तो सवाल खड़े होंगे कि फंसाने की क्या कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच एनसीबी की छवि के लिए बहुत जरूरी है कि सब कुछ स्पष्ट हो और सच्चाई सामने आए। बहुत शुक्रिया, बहुत माफी के साथ मैं फिर से एक बार आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आगे आपको जरूर बताएंगे। और आज 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हर अपडेट आप तक पहुंचेगी क्योंकि आर्यन खान को और उनकी फैमिली को, खान फैमिली को आज उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी। क्या ऐसा होता है, दिवाली से पहले बाहर आते हैं क्या आर्यन खान, बताएंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, रहिएगा।